हेलो, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। आज हम बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए फिजिक्स की क्लास लेंगे। ठीक है, मेरा नाम महेश पुरोहित है। मैं आपका फिजिक्स की फैकल्टी हूँ यहाँ पे। और हम आज फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम 11th और 12th का जो फिजिक्स आता है उसको पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज 9 मार्च है, आज से ही हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ, जरूर ये है कि जो ऑनलाइन बच्चे हैं उन्हें पता है कि मैच है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन लेना पड़ेगा। हम भी बिल्कुल मैच छोड़ के आए हैं, बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है, तो लेकिन क्लास पढ़नी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, फिजिक्स के बारे में देखिए क्या होता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बहुत कोरिलेशन है, एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर फिजिक्स समझानी है तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए थोड़ा बहुत, और मैथमेटिक्स फिजिक्स को बताती है। देखो क्या है, किसी एक बड़े दार्शनिक ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में कुछ चीज़ें कही थी कि नेचर की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ द नेचर इज मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित प्रकृति की भाषा होती है, लेकिन उस भाषा को समझने के लिए जिस हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है कि नेचर की जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए हम जिस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, फिजिक्स है। तो हम 12th का जो एक बेसिक चैप्टर है आज उसी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल से उठाएंगे। ठीक है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक, एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और विद्युत क्षेत्र से संबंधित हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि 2500 या 2600 साल पहले, बेसिकली 600 बीसी के आसपास की बात हो रही है, यानी कि आज हम 2025 में हैं, तो 600 साल पहले ईस्वी के, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले एक ग्रीक में दार्शनिक हुआ करते थे। उनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो एम्बर होती है, एक एम्बर की लकड़ी होती है, अगर उसको रेशम के कपड़े से स्क्रब किया जाए, उसको रब्ड किया जाए, उस पर घर्षण उत्पन्न किया जाए, उस पर फ्रिक्शन उत्पन्न किया जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न होने लग जाता है। और चार्ज का पता कैसे चला कि अगर वो एक छोटी वस्तुओं के आसपास ले जाएं उसको, तो क्या हो जाता है, वो उन हल्की या लाइट चीजों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो उसने ये देखा तो उसको लगा कि ये कोई विशेष चीज है, लेकिन उस समय लोगों को इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आया। कब? 2600 साल पहले थेल्स नामक दार्शनिक थे, और वो ग्रीक में थे। ठीक है, मिलेटस नामक स्थान पर थे। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक एम्बर की चीज को, एम्बर लकड़ी को एक रेशम के कपड़े पे क्या करा, फ्रिक्शन करा। तो उससे क्या हुआ है, उससे उसने जब छोटी वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े तिनकों पर की तरफ लेके गया वो, तो उसमें क्या हुआ कि वो अट्रैक्ट हो गया। जो तिनका है या कागज के टुकड़े हैं वो एम्बर की लकड़ी से अट्रैक्ट हो गया। तो उस समय का टाइम पीरियड ऐसा था कि उस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1600 बीसी के आसपास एक गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे जो कि इंग्लैंड में थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि सिर्फ एम्बर पे ही नहीं, अलग अलग चीजों जैसे प्लास्टिक पर ही या आबनूस पर ही अगर ऐसा किया जाए, या ऊन या रेशम के टुकड़े से या बिल्ली की खाल से ही अगर आप फ्रिक्शन करें, रगड़ें उसको, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक चार्ज उत्पन्न होने लगता है जो कि छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर, हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित या अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि वहां पर जो चीज, यानी कि या एम्बर था या आबनूस थी या आपका प्लास्टिक की रॉड थी, अगर उसको ऐसा किया जाए तो वो चार्ज हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये है कोई कांच की रॉड या ग्लास की रॉड है, इसके आसपास एक रेशम का कपड़ा है, अगर इस पर फ्रिक्शन किया जाए, उसको उसके साथ रगड़ दिया जाए या उसमें फ्रिक्शन किया जाए, तो उससे क्या होता है, उससे उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाने लगता है, इसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, प्लस उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो कांच की लकड़ी है या आबनूस है या एम्बर है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े, आप अगर आप चेक करना चाहिए, आप क्या करें कि आपकी जो कॉम्ब होती है, अगर आप उसको अपने बालों पे रगड़ लें तो आप कागज के टुकड़े की तरफ लेके जाएं,
तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो वो जो कॉम था वो क्या हो गया, चार्ज हो गया है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इसमें चार्ज आ चुका है। तो ये हुआ था, क्या बोला मैंने, कि आज से 2600 साल पहले एम्बर की एक लकड़ी को अगर रेशम के कपड़े के साथ फ्रिक्शन किया जाए, रब्ड किया जाए, तो जो एम्बर होता है वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, जैसे कागज के टुकड़े या तिनके। तो इसका मतलब ये कैसे हुआ, ये तब हुआ है जब उसमें चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज का पता कैसे चला, अब उसमें क्या हुआ है कि अगर आप 1600 के आसपास ये रिसर्च हुई कि अगर कांच की दो रॉड है, मान लो कांच की दो रॉड है, एक रॉड ये है उन्होंने रब्ड किया है, दूसरा एक और कांच की रॉड है जिसने रेशम के कपड़े के साथ उसको रब्ड किया गया है। तो जब इन दोनों कांचों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, यानी कि इन दोनों पर एक ही चार्ज होगा। ये इसका पता चला कि एक दूसरे के पास नहीं आएगी, ये एक दूसरे से दूर चली जाएगी। इसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हुआ, कैसे कि कि मान लीजिए एक कांच की कोई कांच की टुकड़ा है, इसको रब्ड किया गया, ठीक है, और दूसरा इसको भी रेशम के कपड़े के साथ रब्ड किया गया। तो जब आप इसको पास लेके आओ जाओगे तो इसमें डिस्ट्रक्शन, मतलब इसमें एक दूसरे के पास नहीं आएगा, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसमें विकर्षण लग जाएगा, दूसरे एक दूसरे से दूर चले जाएगा। जबकि अगर किसी एक कांच की एक रॉड को रेशम के टुकड़े के साथ रब्ड करने के साथ प्लास्टिक को, अगर प्लास्टिक को फिर से इसमें रेशम के कपड़े में रब्ड किया जाए, तो अगर इन दोनों को पास लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये क्यों पास आई हैं, क्योंकि इन दोनों में चार्ज उत्पन्न हुआ है। एक में अगर मान लीजिए प्लस है तो दूसरे में माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1600 बीसी के आसपास डॉक्टर गिलबर्ट द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर चीज़ों को एक दूसरे से रब्ड किया जाए तो वो चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, और चार्ज क्या क्या होता है, चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक और चीज है कि जो चार्ज रब्ड करने से कांच की जो रॉड है जितना चार्ज उसमें आया है उतना ही चार्ज जो रेशम का आपका टुकड़ा था, जो ऊन का कपड़ा था, उससे वापस निकलेगा। यानी कि जितना चार्ज कांच की रॉड पे आया है या आबनूस पर आया है या एम्बर पर आया है, उतना ही चार्ज किससे निकलेगा, वो रेशम के कपड़े से निकलेगा या ऊन से निकलेगा या जो बिल्ली की खाल थी उससे निकला होगा। इसका ये मतलब था। ठीक है, इसके अलावा तो इससे क्या पता चलता है कि कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जितना चार्ज रॉड से निकला है उतना ही चार्ज जो रेशम का टुकड़ा है उसने अपने पास रखा है। मतलब तो चार्ज कितना है, जीरो ही है। जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, जीरो ही होगा। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या है कि दो अगर लंबे और पैरेलल चीजों को एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए, ठीक है, दो लंबे और पैरेलल और 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को पास किया जाए और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है F, अगर उसकी वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन लग जाए, तो इसके पर मीटर जो इन दोनों तार होंगे ना, इसके बीच में जो अगर फोर्स लगता है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का लगता है, तो इसमें बहने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर होगा। क्या कहा मैंने, दो पैरेलल तार जो कि एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, और पैरेलल होने के मतलब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होना चाहिए। तो अगर उसमें हम एक इलेक्ट्रॉनिक करंट पास करें, ठीक है, तो अगर उसके पर मीटर डिस्टेंस पर इन दोनों के बीच में पर
मीटर डिस्टेंस पर अगर न्यूटन का फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लगता है, न्यूटन क्या है, उसकी यूनिट है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगता है, तो इसका मतलब इसके पर मीटर पर कितने करंट पास हुआ है, 1 एम्पियर करंट पास हुआ है। ये बताता है कूलाम्स का लॉ। ठीक है, कूलाम्स का दूसरा लॉ क्या कहता है, कूलाम्स का लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है, अगर दो चार्ज वाली चीजें हैं, मान लीजिए Q1 एंड Q2, वो एक दूसरे के बीच में उनका डिस्टेंस कितना है, R है, तो इनमें लगने वाला जो फोर्स होगा, जो F होगा, वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या कहा, दो कोई चार्ज की वस्तुएं हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच का अगर डिस्टेंस R है तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू हो जाएगा F इज इक्वल टू हो जाएगा, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो इसके साथ क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है K, और ये होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू 9 × 10⁹ ऐसी होती है। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। एक और चीज है एप्सिलॉन नॉट, कई बार K को हम दूसरी चीजों से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K को हम कई बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चा ऑनलाइन है बताइए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जरा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ऑनलाइन में बताइए। विद्युत की निर्वात में विद्युतशीलता की मात्रा कितनी होती है, बताओ जरा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.854 8.85 इंटू 10⁻19 8.85 इंटू 10⁻19 12। ठीक है, इस प्रकार से है भाई ये। तो क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि आज से 600 साल पहले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स, जो कि कहाँ थे, ग्रीक में थे। कहाँ थे, ग्रीक में। और उन्होंने क्या कहा, क्या नाम था, थेल्स, आज से 2600 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया कि जो एम्बर की लकड़ी है उसको रेशम के टुकड़े के साथ फ्रिक्शन करा, ठीक है, रब्ड किया। तो उन्होंने देखा कि जो एम्बर है वो छोटी छोटी जो लाइट थिंग्स है, जैसे कागज है या तिनके हैं, अगर उनके पास लेके जाएगा वो, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो कागज और तिनके हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये कब देखा उन्होंने, ये देखा 2600 BC के आसपास, क्योंकि उस समय वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था तो वो उसके महत्व को समझा नहीं पाए। 1600 के आसपास गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये देखा कि सिर्फ एम्बर के साथ ही नहीं, आप कांच के साथ, आबनूस के साथ या प्लास्टिक की रॉड के साथ भी अगर किसी पदार्थ के साथ उसमें फ्रिक्शन करते हैं तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो हल्की चीजें हैं, वो भी उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो ये कैसे होता है, ये होता है
चार्ज आने से, और उस चार्ज को फिजिक्स में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। तो उन्होंने कैसे चेक करा, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने दो कांच की रॉड को रेशम के कपड़े के साथ फ्रिक्शन किया, रब्ड किया दो को, ठीक है, पहले एक को करा फिर दूसरे को करा, और जब एक दूसरे के पास कांच की रॉड को लेके आए तो उनमें डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसमें विकर्षण उत्पन्न हो गया, एक दूसरे से दूर चले गए। यानी कि इसका मतलब क्या था कि उन दोनों में एक कॉमन चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है वो बात की बात है, लेकिन अगर दो चीजें हैं जिसमें प्लस है और एक दूसरे वाले में भी प्लस है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, या कोई एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो वो एक दूसरे के दूर जाएंगी। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई ना कोई तो चार्ज है ही। तो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जब हम किसी प्लास्टिक के रॉड को, कांच की रॉड को, एम्बर को तो बता ही चुके थे, थिल्स या आबनूस को, चाहे आप ऊन के कपड़े, रेशम के कपड़े, बिल्ली की खाल किसी प्रकार से रब्ड करें तो उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और वो चार्ज का पता उन्होंने चेक करा कि दो चीजों को आपस में लाने पर उसमें अट्रैक्शन आ रहा है, डिस्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उन्होंने क्या चेक करा, उन्होंने दो अलग अलग चीजों पर रिएक्शन किया। एक उन्होंने कांच के साथ किया, कांच और रेशम के कपड़े को रब्ड किया। दूसरे वाले में उन्होंने प्लास्टिक और वून को रब्ड किया। तो जब उन्होंने कांच और प्लास्टिक को एक दूसरे के पास लाए तो उसमें अट्रैक्शन आ गया, तो उन्होंने देखा कि अलग अलग चार्ज आएगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि एक गोली, जैसे हम अंटियां खेलते हैं ना, उसमें भी वैसे किया। उन्होंने क्या किया कि कांच की एक छोटी सी चीजों को उसने रब्ड किया, फिर उसको लटका दिया, और दूसरे वाले में भी करा तो उसमें देखा कि उसमें डिस्ट्रक्शन आ रहा है, वो एक दूसरे से दूर जा रही है, उनको समझ में आ गया कि इसमें चार्ज है भाई। इसके अलावा कूलम्स का लॉ आता है, एम्पियर। अब हम चार्ज के अलावा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ कि दो पैरेलल चीजों को अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट को पास किया जाए और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, और अगर उसमें पर 1 मीटर पर जो डिस्टेंस है, अगर उसमें जाने वाला जो फोर्स है वो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का जो फोर्स लगता है, तो उसमें जो बहने वाली जो विद्युत करंट होगी वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है यानी कि जो क्या है, विद्युत आवेश है, जो विद्युत आवेश है वह जो विद्युत आवेश है वो विद्युत धारा अपॉन समय, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम होगा। यानी कि अगर मैं यहां से विद्युत धारा निकाल दूं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट निकाल दूं, तो ये अपॉन वाला यहां मल्टीप्लाई कर लेगा, तो यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट इनटू टाइम। यानी कि 1 एम्पियर की जो विद्युत करंट है या इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो अगर 1 सेकंड तक किसी एक चीज में चलती है तो उसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 कूलाम का होगा। ये इसको सिग्निफाई करता है। यानी कि 1 सेकंड में अगर किसी एक चीज में 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉनिक करंट चलता है तो उसका मतलब उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा वह 1 कूलाम के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कूलाम्स का लॉ, अब हम कूलाम्स का लॉ पढ़ रहे हैं। कूलाम्स का लॉ क्या करता है कि दो चीजें जिसमें
अगर एक पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q1 है और दूसरे का में Q2 है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर R है, तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाना है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको पता है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, Q1 Q2 का मल्टीप्लाई अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा। तो जब आपको इसका प्रोपोर्शनल हटाना है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आना चाहिए। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? एप्सिलॉन नॉट कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? के कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9। के को हम कई बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगी। इसका यूनिट में जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें स्पेसिफिक आपसे क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि आपको इसके यूनिट कैसे होती है। ठीक है, एक्सप्लेन किया जाएगा अगली क्लास। अगला टॉप था, हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू टू द पावर माइनस 12। ठीक है, और k की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू टू द पावर 9। इस प्रकार से दूसरी चीज, हमने चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। चार्ज क्या है? या तो चार्ज होगा पॉजिटिव या तो क्या होगा? नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसमें डिस्ट्रक्शन आएगा, दूर जाएंगी वो चीजें। अगर प्लस और माइनस है तो वो एक दूसरे के पास आएंगी। इस प्रकार से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इस प्रकार से आपको समझना है। दूसरी चीज हम और क्या पढ़े थे? कुछ चीजों के बारे में, यूनिट के बारे में पता करिए, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। जरा बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या कितनी होती है भाई? कितनी होती है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके अलावा अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E की वैल्यू कितनी होती है? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होगा। इस प्रकार से अगर प्रोटॉन है, क्या है? प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होगा। एक और चीज बताइए, मैथमेटिकल इक्वेशन बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। लॉग में अगर कोई बता दे, लॉग एम एन का मतलब क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होगा। इस प्रकार से आपको कुछ चीज़ें को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो जो पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा देखना। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है इसको। अगली क्लास से हम इसको रेगुलर पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।